स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गति या आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति। तो देखिए यहां पे कोई भी आवेशित कण जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है या चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले आवेशित कण पर बल या इसी को हम बोलते हैं लॉरेंज बल क्या होता है, F बराबर QVB साइन थीटा। जब कोई गतिमान आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बल होता है F बराबर QVB साइन थीटा। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जहां पर Q क्या होता है, कण का आवेश, V होता है कण का वेग, B होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, B होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और जो थीटा होता है, थीटा क्या होता है, कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं के बीच का कोण। थीटा जो होता है वो कण के वेग, हमने मान लिया ये कण का वेग है और ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इनके बीच का जो कोण होता है ये थीटा होता है। तो आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में जो गति होती है ये इसी कोण थीटा पर निर्भर करती है, और इस कोण के आधार पर तीन तरह की होती है। तीन तरह की इसलिए क्योंकि हमने मान लिया पहली कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, हमने मान लिया कि कोई आवेशित कण है वो एक चुंबकीय क्षेत्र जो इस तरह से है, हमने एक चुंबकीय क्षेत्र समांतर रेखाओं से प्रदर्शित किया, इसमें एक कण इस दिशा में प्रवेश कर रहा है बिल्कुल सीधे। तो इस स्थिति में जो कण है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है। इस स्थिति में इनके बीच देखिए कोई कोण नहीं बनेगा, समांतर रेखाओं के बीच कोण क्या होता है, जीरो। तो यहां पर जो कोण थीटा है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो F इक्वल क्या हो जाएगा, QVB, जीरो, थीटा की जगह जीरो रख देंगे और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो F इक्वल हो जाएगा QVB इंटू जीरो, यानी F इक्वल जीरो। अर्थात जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर यानी पैरेलल प्रवेश करता है तो उस पर कोई भी बल नहीं लगता, और जब उस पर कोई बल नहीं लगेगा तो ये जो कण है ये ऋजुरेखीय पथ पर गति करेगा। यानी जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो उसकी गति कैसी होगी, ऋजुरेखीय, स्ट्रेट लाइन, ऋजुरेखीय पथ पर गति करेगा। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। अब यहां पर जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो हमने मान लिया कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हमने सरल रेखा की बजाय इस तरह से क्रॉस से प्रदर्शित किया। क्रॉस से इसलिए प्रदर्शित किया ताकि हम वेग और बल दोनों की दिशाएं प्रॉपरली दिखा सकें। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हमने क्रॉस से प्रदर्शित किया और इसकी दिशा जो है वो इस बोर्ड के तल के नीचे यानी अंदर की ओर, पीछे की ओर है, इस तरह से ये नीचे की ओर है बोर्ड के, या अगर आप ये कागज मान लेते हैं तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर। तो बोर्ड जब हो जाएगा तो बोर्ड हमारा इस तरह से है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां है, पीछे की ओर है, मेरी तरफ।
अगर ये आपका बोर्ड है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो यहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र मान लिया। अब इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से है और हम एक कण को लंबवत प्रवेश कराएंगे इस तरह से। तो अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये कण की दिशा, दोनों के बीच कोण कितना है 90। तो हम यहां पर एक कण को नीचे से प्रवेश कराते हैं। नीचे से प्रवेश कराएंगे तो यहां पर इस पर एक बल लगेगा और अभी हमने बताया वो बल क्या होता है, F = QVB sin थीटा, लॉरेंज बल। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जब हम इस बल की दिशा ज्ञात करते हैं तो इस बल की दिशा क्या होती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इस बल की दिशा इस तल पर लंबवत ऊपर की ओर, यानी इस वेग के लंबवत होती है। अगर मान लीजिए ये कण यहां पर है और इस पर इसका वेग v दिशा में है तो इस पर बल इस दिशा में लगेगा। उसके बाद जब कण यहां पर होगा तो इस पर वेग इसका ऊपर की ओर और बल इस दिशा में होगा। जब यही कण यहां पर होगा तो इसका वेग इस दिशा में होगा और इस पर बल यहां होगा। और जब यही कण यहां पर होगा तो इसका वेग नीचे की ओर और बल इस दिशा में होगा। हर स्थिति में इस कण पर जो बल होगा वो वेग के लंबवत होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये हमने ज्ञात किया था। अब यहां पर कण के वेग की दिशा निरंतर बदल रही है। कण के वेग की दिशा निरंतर बदलती है परंतु परिमाण नहीं बदलता। और ऐसा केवल तभी संभव है जब आवेशित कण वृत्तीय पथ पर गति करता है। यह केवल तभी संभव है जब आवेशित कण वृत्तीय पथ पर गति करे, क्योंकि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर या वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर लगने वाला बल उसके वेग की दिशा के लंबवत होता है और उसके वेग का परिमाण नहीं बदलता परंतु वेग की दिशा हर बिंदु पर बदलती रहती है। यानी जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में प्रवेश करेगा तो उस पर क्या होगा, अभिकेंद्र बल लगेगा जिसके कारण वो वृत्तीय गति करने लगेगा। अब वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल बहुत आवश्यक होता है। बिना अभिकेंद्र बल के आवेशित कण वृत्तीय गति नहीं कर सकता। इसलिए इस कण को वृत्तीय गति के लिए ये जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो इस लॉरेंज बल से प्राप्त होती है। तो अगर यहां पे हम थीटा का मान रखें तो थीटा बराबर 90 हो जाएगा और एफ बराबर हो जाएगा QVB, इक्वेशन फर्स्ट। और यहां पर हमने प्रूफ किया है कि जो आवेशित कण है वो इस चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करता है और वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल आवश्यक होता है। बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल F बराबर हो जाएगा mv²/r, जहां पर m क्या है, कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान, v कण का वेग है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, और r जो है वो वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। r क्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। और कण को ये जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो इस लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। यानी कि ये जो लॉरेंज बल है ये अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। यानी लॉरेंज बल बराबर अभिकेंद्र बल। दोनों को अगर हम बराबर कर दें तो लॉरेंज बल है QVB और अभिकेंद्र बल है mv²/r। v से एक v कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा QB mv/r। r और QB को इंटरचेंज कर दें तो ये r इक्वल हो जाएगा mv/QB। r और QB को हमने इंटरचेंज कर दिया, r ऊपर ले आए QB नीचे ले आए, तो r इक्वल हो जाएगा mv/QB। यानी जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है
तो उसका मार्ग वृत्तीय हो जाता है और उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या r इक्वल mv अपॉन qb होती है, जो वेग पर निर्भर करती है। कण का वेग जितना, अब यहां पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है r, वो वेग v पर निर्भर करता है, मुख्यतः निर्भर बाकी सब पर भी करता है, बट v पर मुख्यतः निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि आप कण का क्या करेंगे, कण का मास नहीं चेंज कर सकते, उस पर आवेश नहीं चेंज कर सकते, चुंबकीय क्षेत्र ना चेंज करना चाहें तो सिर्फ वेग को चेंज करके इसकी त्रिज्या को चेंज किया जा सकता है। अगर हम कण का वेग अधिक कर देंगे तो यह अनुक्रमानुपाती होने के कारण उसके मार्ग की त्रिज्या यानी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। अगर वेग को कम करेंगे तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी कम हो जाएगी। अब देखिए यहां पे, अब जब आवेशित कण वृत्तीय गति करेगा तो वृत्तीय गति करने में क्या करेगा, वो आवर्तकाल हो जाएगा। वृत्तीय गति जब करेगा तो एक चक्कर लगाएगा और एक चक्कर लगाने में जो लगा समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कण का आवर्तकाल। यह भी न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, कण का आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, वृत्तीय गति लगाते समय कण एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है, हमने मान लिया जो कण है वो यहां से स्टार्ट करता है चलना और वापस यहां आ जाता है, तो एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे कण का आवर्तकाल कहते हैं। अब आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। लेकिन हमने यहां समय तो लिया नहीं है, ये है हालांकि है समय, लेकिन पर्टिकुलर वही समय तो लिया नहीं है। यहां पे हमने आवर्तकाल लिया है और आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो दूरी भी हम क्या लेंगे, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बटे कण का वेग। चाल की जगह हम वेग ले लेंगे। तो आवर्तकाल होता है t, आवर्तकाल को हम t से प्रदर्शित करते हैं। और आवेशित कण जब एक चक्कर लगाएगा तो वो वृत्त की परिधि को पूरा करेगा। देखिए यहां पे ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसी को हम बोलते हैं ना वृत्त की परिधि। तो जब आवेशित कण एक चक्कर पूरा करेगा तो वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r अपॉन इसका वेग v हो जाएगा। अब हम r का मान निकाल चुके हैं, r बराबर mv अपॉन qb रखने पर अभी हमने ज्ञात किया है r का मान। r का ये मान रख देंगे तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन v इंटू r की जगह हम रख देंगे mv अपॉन qb। v से v कैंसिल हो जाएगा तो t इक्वल आ जाएगा 2 पाई m अपॉन qb। ये दो फॉर्मूले हो गए कण के आवर्तकाल के। अगर हम कण की आवृत्ति ज्ञात करें, आवृत्ति, तो आवृत्ति न्यू बराबर होती है 1 बटे आवर्तकाल। तो यहां से t की वैल्यू है 2 पाई m अपॉन qb, तो 1 अपॉन t की क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट कर देंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी इक्वल qb अपॉन 2 पाई m। तो आवृत्ति हो जाएगी qb अपॉन 2 पाई m, ये हो जाएगी कण की आवृत्ति। न्यू इक्वल qb अपॉन 2 पाई m। यानी कण की जो आवृत्ति है या आवर्तकाल है वो उसके मार्ग की, पथ की, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। त्रिज्या जितनी बड़ी होगी वेग भी उतना ही बड़ा होगा, अतः आवृत्ति उतनी ही रहेगी। अगर हम सोचें कि कोई कण छोटे मार्ग पर गति कर रहा है तो उसकी आवृत्ति, और बड़े मार्ग पर गति कर रहा है तो उसकी आवृत्ति अलग अलग होगी, तो ऐसा नहीं है। कण की जो आवृत्ति है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। जितना समय उसको इसमें लगेगा उतना ही समय उसको इसमें लगेगा। क्यों? क्योंकि आवृत्ति और आवर्तकाल में r तो कहीं आ ही नहीं रहा है।
वो आवेश और चुंबकीय क्षेत्र तथा द्रव्यमान इन तीनों पर निर्भर करता है और इन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी आवृत्ति बदलेगी। एक ही कण के लिए मार्ग कैसा हो, आवृत्ति और आवर्तकाल चेंज नहीं होगा। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन थी कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो कण का मार्ग वृत्ताकार होता है। तीसरी कंडीशन, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करे। थीटा कोण पर प्रवेश करे। हमने मान लिया कि जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है। तो थीटा कोण में प्रवेश करने पर कंडीशन क्या हो जाएगी, हमने मान लिया इस तरह से एक 3 निर्देशांक ज्यामितीय अक्ष खींचा जिस पर हमने मान लिया ये है चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा, और यहां पर एक कण जो है वो इस तरह से v वेग से थीटा कोण पर प्रवेश करता है। अब यहां पर जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है। तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करेगा तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस वेग के घटक को विभाजित कर सकते हैं। तो जब हम इस वेग के घटक विभाजित करेंगे तो पहला आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक जिसको हम क्षैतिज घटक कहेंगे, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक जिसको हम ऊर्ध्वाधर घटक कहेंगे। समांतर को हमने समांतर लाइनों से और लंबवत को लंबवत के चिन्ह से प्रदर्शित किया। तो इन दोनों घटकों में वेग के घटक क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो अब ये वेग जो है हमने उसको इन दो घटकों में तोड़ लिया, तो इस वेग का महत्व अब नहीं रह गया हमारे लिए। यह वेग गति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। और यहां पर देखिए ये जो वेग है ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो जब पहला पॉइंट हमने बताया कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा तो इस वेग के कारण वो ऋजु रेखीय पथ पर गति करेगा, ऋजु रेखीय पथ पर गति करेगा। और दूसरा, जब वो लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा। तो जब दोनों को कंबाइन कर दें, भाई है तो ये इस कण के वेग के ही घटक, तो दोनों मिलकर कण को वेग कराएंगे तो कण जो है वो वृत्ताकार गति भी करेगा, साथ में ऋजु रेखीय पथ पर आगे भी बढ़ेगा। उस स्थिति में कण का जो वेग होगा, कण का जो मार्ग होगा वो इस तरह से हो जाएगा। कण वृत्तीय गति भी कर रहा है, साथ साथ ऋजु रेखीय पथ पर आगे भी बढ़ रहा है, यानी उसकी गति कैसी होगी, कुंडलनी गति। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो वो कुंडलिनी गति करता है, यानी ऋजु रेखीय पथ पर बढ़ते हुए वृत्तीय गति करता है। और यहां से इस पर जो लगने वाला इसके मार्ग की जो त्रिज्या होती है r, इस कुंडलिनी पथ की त्रिज्या क्या होती है, अभी हमने ज्ञात किया, जब लंबवत प्रवेश करता है तो त्रिज्या r इक्वल mv/qb होती है। और ये वृत्तीय गति किसके कारण हो रही है, लंबवत घटक के कारण, यानी हम वेग क्या ले लेंगे, लंबवत वेग। भाई इस कुंडलिनी पथ की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमने अभी बताया कि जब कोई आवेशित कण लंबवत गति करता है तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r बराबर होती है mv/qb, और ये वृत्ताकार गति लंबवत वेग के कारण हो रही है तो ये v यानी वेग लंबवत ले लेंगे। और लंबवत वेग का मतलब है यहां पर v साइन थीटा से। तो t बराबर r बराबर हो जाएगा mv साइन थीटा अपॉन qb।
ये इसके कुंडलिनी पथ की त्रिज्या हो जाएगी। तो आज हमने बताया कि आपको चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति 3 तरह की होती है। पहली ऋजुरेखीय पथ, दूसरी वृत्ताकार और तीसरी कुंडलिनी। तो ऋजुरेखीय पथ पर गति कब करता है कण? जब वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, और जब वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्ताकार गति करता है, और जब वह चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर गति करता है तो कुंडलिनी पथ पर गति करता है।